Assalamualaikum. Welcome in Advanced Research Methodology Lecture 35. Today we start the chapter 4 Data Analysis and Results of Research Thesis. आज हम बाकायदा से रिसर्च थीसिस के चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 4 के ओवरव्यू, रिस्पॉन्स रेट टेबल और डेटा कोडिंग हम SPSS के थ्रू सीखेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर 4 के ओवरव्यू इंट्रोडक्शन की तरफ। डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, जब भी हम कोई भी चैप्टर है रिसर्च थीसिस का 1 से 5 तक, तो हम थीसिस के अंदर स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रो से कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपकमिंग जो है टॉपिक्स हैं इसमें शामिल हैं, वो हम इंट्रो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इंट्रो में हमारे पास इस चैप्टर में हम रिस्पॉन्स रेट को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर डेटा कोडिंग का हम SPSS के थ्रू प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे, प्रिलिमिनरी एनालिसिस। चुनांचे ये जो हमारा चैप्टर है ये डिफरेंट तरह के टेस्ट के ऊपर बेस करता है, एनालिसिस के ऊपर बेस करता है, और जो उसके बाद हमारे पास आउटपुट की सूरत में रिजल्ट्स आते हैं, हम उसको फिर बाद में इंटरप्रेट करके अपने रिसर्च थीसिस में राइट अप करते हैं। तो इसलिए डिफरेंट तरह के एनालिसिस का आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स का जो मकसद है वो यही है ताकि आप प्रैक्टिकल तौर पे भी जो चीज़ें आपने सीखी हैं रिसर्च के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी इस कोर्स का जो मकसद है उसका एक पार्ट ये भी है कि आपको SPSS आए और आप उसके थ्रू मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस को रन कर सकें। तो मैंने इस कोर्स को इस लिहाज से तरतीब दिया है कि आप SPSS के ऊपर भी प्रॉपर वर्किंग और आपको ग्रिप उसके ऊपर हासिल हो। तो हम यहाँ पे जितने भी एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में, उसको हम बाकायदा तौर पे SPSS के थ्रू उसको रन करेंगे और फिर बाद में उस डेटा को हम इंटरप्रेट करेंगे। 4.4 में हमारे पास प्रिलिमिनरी एनालिसिस हमारे पास है, जैसे डेटा स्क्रीनिंग है, मिसिंग वैल्यू है, आउटलायर डिटेक्शन है, मोनोटोन रिस्पॉन्स है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस क्या होता है, ठीक है, और इसको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं SPSS के अंदर, हम इसको जो है सीखेंगे। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हमारे पास कौन कौन सा है, ठीक है, हम क्यों करते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद मल्टीवेरिएट अजम्पशंस जो होती हैं हमारे पास, जैसे कि नॉर्मलिटी एनालिसिस है, मल्टीकोलिनियरिटी एनालिसिस है, CMB जिसको हम कॉमन मेथड बायस एनालिसिस के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम इस चैप्टर्स के अंदर इसको कवर करेंगे। इसके बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस के क्या होता है, ठीक है, उसमें क्रोनफा, अल्फा और पायलट टेस्ट एंड कंप्लीट रिलायबिलिटी, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। वैलिडिटी एनालिसिस क्या होता है, इसमें फेस वैलिडिटी हम क्यों करते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, इनमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम वेरिएबल को SPSS के अंदर किस तरीके से कंप्यूट करते हैं आफ्टर डेटा एंट्री के बाद। फिर हमारा जो चैप्टर है चुनांचे रिसर्च थीसिस में नॉर्मली तौर पे जो हमारा मेन जो मकसद होता है वो मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंटल ये मस्ट होता है SPSS के अंदर जब हम रन करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर मीन, मीडियन, मोस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का हम मुताला करेंगे। जबकि इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के अंदर हम पीयरसन कोरिलेशन एनालिसिस, T-टेस्ट, मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें ना ही सिर्फ एक लीनियर रिग्रेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बल्कि इसमें मुख्तलिफ तरह के अगर मीडिएटर, मॉडरेटर का मॉडल हो तो हम किस तरीके से वो रिग्रेशन SPSS के अंदर रन करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम जो टॉपिक्स हैं, इसको हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स हैं, इसको हम कवर करेंगे। अब हम मूव करते हैं, ये तो था ओवरव्यू।
चैप्टर नंबर 4 का, जिसको हम अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर कवर करेंगे इसी सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस से हम बाकायदा तौर पर कोई रिसर्च थीसिस को राइट अप करते हैं, और जिस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी ना रहे। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आज का है, वो रिस्पॉन्स रेट है। बेसिकली रिस्पॉन्स रेट को समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्स रेट होता क्या है? असल में जब सर्वे कंडक्ट करते हैं एज ए रिसर्चर, जब हम जाते हैं, क्वेश्चनियर हमारे पास होते हैं, तो हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई आपका अगर कोई बैंक्स है, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई जनरल पब्लिक है, कोई स्पेसिफिक आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि आपने सैंपल साइज उसका लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, ABL है, लाइट बैंक है, MCB है, HBL है, तो यहाँ पे क्या है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अपने क्वेश्चनियर प्रोवाइड करते हैं, तो आप बाकायदा तौर पे आपके पास एक परफॉर्मा आपने बनाया होता है, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको एज एविडेंस के तौर पे आपके पास रहे और आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो उन चीज़ों की जो कि आपने क्वेश्चनियर लोगों को डिलीवर किए। अब आप करते क्या है रिस्पॉन्स, जब आपने वो क्वेश्चनियर दिए फिल करने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने आसानी के लिए आप एक परफॉर्मा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको बनाएं, लेकिन ये ज़रूरी होता है जब आप रिसर्च, आपके पास रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपने लिए क्या करते हैं, आप एक परफॉर्मा इस तरह का बना सकते हैं। ये नॉर्मल पर जनरल परफॉर्मा है जो कि मैंने बनाया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास नेम है, यहाँ पे आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आपने क्वेश्चनियर, हम जो ना हम प्रीवियस भी क्वेश्चनियर को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, जिससे हमने डेटा कलेक्ट करना है प्राइमरी क्वेश्चनियर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने वो नेम लिखे कि हमारे पास ये इंस्टीट्यूट है, इसको हमने कितने क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट किए। नॉर्मली तौर पे जब हम क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने जितने क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं उतने ही हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये परफॉर्मा बनाया। अब हमने ABL को 200 क्वेश्चनियर दिए, MCB को 300, HBL को 300। तो टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन ईयर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कितनी है, 800, ठीक है। अब उसमें से रिसीव्ड हमारे पास कितने हो गए, 170 हमारे पास रिसीव्ड हो गए हैं, हमने फिल कर लिए, उन्होंने फिल कर लिए और हमें प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें से जो 20 थे वो क्या थे, इसमें से रिसीव्ड में से इनकम्प्लीट थे, यानी वो फिल नहीं किए गए थे, उसमें से कहीं ना कहीं पे कुछ ऑप्शन थे वो छोड़े गए थे। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास कॉमन है, इंशाल्लाह हम इसको प्रिलिमिनरी एनालिसिस के अंदर इन मिसिंग वैल्यू वगैरह का जब हम करेंगे तो इसमें से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब इनकम्प्लीट में कौन से ऐसे हैं जो कि हम रख सकते हैं। अगर 50% में आपको अभी बताता चलूँ कि अगर 50% से कम हो, ठीक है, तो फिर हम उन इनकम्प्लीट को जो है वो डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू, मतलब कि हम उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो या फिर दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो लगाने के बाद फिर हम आ जाते हैं कि हम उसको ना मतलब कि उसका डेटा पुटिंग कर लेते हैं। अगर मोर देन 50% है, मतलब कि इनकम्प्लीट है, तो फिर हम उसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल डिलीशन वाइज हम उसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ भी आ जाता है कि फिर हमारे पास यूजेबल कितने हैं, वो क्वेश्चन है जो कि हमने यूज़ किए हैं, जो कि हमने जिससे हमने डेटा मतलब कि हमने SPSS के थ्रू उसका डेटा जो है वो पुट करना है और हमने उसके ऊपर जो है वो अपने एनालिसिस करना है। तो हमारे पास जो वैलिड हमारे पास आए क्वेश्चनियर, ABL से हमारे पास कितना है 150, MCB से 200 और HBL से हमारे पास 200 आ गए। तो ये हमारे पास परसेंटेज है। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो 800 हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और हमारे पास जो 550 क्वेश्चनियर हैं, ये हमारे पास कौन सा है, इसको हम कहते हैं वैलिड रिस्पॉन्स रेट। यानी हमारे पास जो वैलिड रिस्पॉन्स रेट है वो कितना है 550।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो, आपके पास रिकॉर्ड हो कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने उसमें से इनकम्प्लीट थे, कितने ऐसे थे जो कि बाद में उसमें मिसिंग वैल्यू थी, हमने उसके ऊपर टेस्ट लगाया, कितने ऐसे थे जिसको हमने डिलीशन केस में डाल दिया, उसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया डेटा में से। लेकिन हमने अपने रिसर्च थीसिस के अंदर ये तमाम चीज़ें क्या करनी है, पुट करनी होती है, लिखनी होती है विद क्लैरिटी के साथ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेटा कोडिंग की तरफ। डेटा कोडिंग को हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 32 के अंदर, एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी के लेक्चर 32 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका ओवरव्यू बताता चलूँ। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है लेक्चर 32 की, उसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं वहाँ तक। अब हम मूव करते हैं डेटा कोडिंग। डेटा कोडिंग कैसी होती है, हम एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू के बारे में समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। ये हमारे पास SPSS की विंडो है। तो SPSS की विंडो के अंदर हमारे पास दो व्यूज होती हैं, एक डेटा व्यू, ठीक है, और एक हमारे पास वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। तो फर्स्ट हम किस में लिखते हैं, वेरिएबल व्यू के अंदर हम जो चीज़ें हैं, मतलब कि वेरिएबल्स के नेम है, टाइप है, वेट है, डेसिमल, लेबल, वैल्यू, मिसिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको लिखते हैं, और बाद में हमारे पास जो डेटा हमने ना कलेक्ट किया, क्वेश्चनियर हमने लोगों से कलेक्ट किया होता है डेटा, हम यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये 3 है, ये 4। इन्हें क्वेश्चन ईयर 1 है तो हम यहाँ पे इसका डेटा पुट करेंगे, क्वेश्चन ईयर 2 का यहाँ पे, क्वेश्चन ईयर 3 का यहाँ पे, फिर 4 का यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं वेरिएबल व्यू के अंदर फर्स्ट के ऊपर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ईयर है, हम इस क्वेश्चन ईयर को पढ़ते हुए हम क्या करते हैं, साथ साथ हम डेटा को पुटिंग करते हैं वेरिएबल व्यू के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ईयर के दो सेक्शन होते हैं हमारे पास। पहले हमारे पास डेमोग्राफिक का होता है, और जो हमारे पास सेकंड सेक्शन हमारे पास होता है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनका होता है, ठीक है, वेरिएबल्स का है सेकंड सेक्शन, और फर्स्ट डेमोग्राफिक का हमारे पास होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है डेमोग्राफिक में, वो जेंडर है। अब जेंडर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। तो हम आते हैं SPSS के अंदर और उसको लिखते हैं, ठीक है, जेंडर, ठीक है। ये जेंडर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड के ऊपर अगर आप आ जाए तो ये है एज, ठीक है। थर्ड के ऊपर आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, चीजें आ रही, वेरिएबल आपका शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हम चलते हैं दोबारा से, तो एजुकेशन लेवल है, कोर्स ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो मैं आपको 3 इसका बताता चलूं, एजुकेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर स्पेस डाल के उसके बाद लेवल लिख रहा हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि SPSS के लिए जब हम एक से ज्यादा वर्ड लिखते हैं तो उनके दरमियान स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि हम वहां पे अंडरस्कोर लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, एजुकेशन लेवल अंडरस्कोर एजुकेशन लेवल, अब ये इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन आपकी एक सजेशन है कि आप जितना जो आपका वेरिएबल का नेम है जितना शॉर्ट रखेंगे वो उतनी ही आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि जब आप बाद में रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पे कम डिजिट्स 6 to 8 डिजिट्स, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपका जो है वो एनालिसिस को रन नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एजुकेशन लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। अगर आप डेटा में एनालिसिस में यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे जब हम इसको डेटा में की पुटिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन डेटा की पुटिंग करने से पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वैल्यू जो है 1 दे देते हैं फॉर मेल,
ठीक है, इसको ऐड कर दें और 2 की जो वैल्यू है वो दे दें फीमेल। ठीक है, तो ये ऐड हो गया और ये ओके। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जाएंगे तो एज है, तो एज के लिए आपने अपने हिसाब से तरतीब से 18 to 28 को आपने वैल्यूज को दे देनी है 1 की, 29 to 39 2 की, फिर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। तो इस तरह 6 वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। जब एजुकेशन की बात करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 1, ग्रेजुएट के लिए 2, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3 और अदर्स के लिए 4। इस तरह कोर्स ऑफ स्टडी होगा तो यहाँ पे 1 बिजनेस के लिए और 2 नॉन बिजनेस के लिए। ये तमाम चीज़ें आपने इस तरतीब से देनी है ताकि आपके माइंड में हो और आप एक ही दफ़ा जब आप क्वेश्चन ईयर जो कि आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी आपके सैंपल से आपने लिया है, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो कि हम मैंने कौन सी वैल्यू किस ऑप्शंस को देनी है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हो, ठीक है ना, कि अलाउंस कितना मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को, तो यहाँ पे 1000 10,000 से लेके 15,000 तक, तो इट्स मीन कि ये थर्ड ऑप्शन है, ये 2 है मैरिड, ये 2 है इसकी वैल्यू। तो इस तरह आपके माइंड में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह जब आपका सेकंड सेक्शन होगा, ठीक है, फिल करने के बाद सेकंड सेक्शन है, अब यहाँ पे ना कोडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो वेरिएबल है वो है फाइनेंशियल नॉलेज। तो फाइनेंशियल नॉलेज के जो आइटम्स हैं वो कितनी हैं, 5 आइटम्स हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्किल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसके आइटम्स। तो हम इसको ना शॉर्ट कर सकते हैं, जिस तरह के इसका पहला लेटर हम ले लेते हैं कैपिटल F और इसका K, तो ये FK1 आइटम 1। ठीक है, इस तरह FK2, FK3, FK4, FK5। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या कर देना है, इसकी यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा लिख भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज का है हम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं FK1, FK2, FK3, FK4, FK5। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको क्या इससे समझ आनी चाहिए कि आपने ये कोडिंग कर दी है कि FK1 का मतलब है फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम कौन सी है जो आपके क्वेश्चन ईयर के ऊपर है, ये वाली आइटम। ठीक है, अब इसकी पुटिंग किस तरीके से करेंगे, सेम वही सीक्वेंस है कि आपने जब वैल्यूज देनी है तो वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, तो उसी तरतीब से आपने यहाँ पे जो है वो आपने इसकी वैल्यूज दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अब ये इसका हम पहले कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। अब हमने 1 किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग डिसएग्री। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां पे जाएंगे, ये कहां से मैंने लिखा, यहां, ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। फिर सेकंड वैल्यू हमने किसके लिए, डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, फिर एग्री और फिर इसी तरीके से आपने इसको वैल्यू दे देना है। 2 वैल्यू हम देंगे किसको, डिसएग्री को। ठीक है, इसको ऐड कर दें, फिर 3 की वैल्यू हम दें न्यूट्रल, 4 की वैल्यू आप दें किसको, एग्री, और 5 की वैल्यू आप किसको देंगे, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, तो ये देखें आपने लिख लिया उसी तरतीब से, ये ओके कर दें। ठीक है, अब F1 में ये आपने कर लिया, इसको यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, और इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें और सब में पेस्ट करते जाएं, क्योंकि तमाम लिकड़ 5 लिकड़ स्केल यूज हुआ है, तो ये आपका
बहुत आसानी के साथ और इजी वे से जल्दी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं, ये देखें ये सेम वही आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपने का सेकंड वेरिएबल्स के आइटम्स हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है फाइनेंशियल स्किल्स है, मेंबर्स हैं, तो FS1 FS2 3 4 5 इसी तरीके से आपने इसको लिख लेना है और इसमें फिर हम बाद में इसकी पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं FS फाइनेंशियल स्किल 1 FS2 FS3 FS4 FS5। तो ये आपका क्या है, असल में ये आपने इसकी कोडिंग कर ली है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने एज की बात की, तो एज में आप इस तरीके से आप स्केल दे देंगे, ठीक है। एजुकेशन है उसमें भी आप स्केल दे देंगे, तो आप इसी तरीके से इसमें पुटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेबल है, इसके भी इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी अगर हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी ज़्यादा होने के लिए हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं उस चीज़ के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट की तरफ चलते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 32 के अंदर। और नॉमिनल किसके लिए होता है, नॉमिनल जो हमारे पास होता है वो नॉर्मली तौर पे जिस तरह हम जेंडर एज के लिए है उसके लिए हम जो है वो नॉमिनल यूज करते हैं कैटेगरी के लिए, ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए चीज़ों के लिए। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्स के थ्रू हो, ठीक है, तो हम ऑर्डर्स के लिए फिर ऑर्डिनल स्केल को यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास होता है ये हम बोथ के लिए रेशो के लिए भी हम इस स्केल को यूज करते हैं, और जो लिक्विड है मतलब कि जो हमारे पास लिक्विड के लिए होता है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप जेंडर को देखें तो ये हमारे पास नॉमिनल है, एज जो है ये भी हमारे पास नॉमिनल है, एजुकेशन जो है वो भी हमारे पास नॉमिनल है, ठीक है। ये जो हमारे पास है FK1 ये हमारे पास स्केल है, ठीक है, लिक्विड स्केल है, ये भी स्केल है। तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, स्केल। इसको मैंने डिटेल के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे इनपुट रोल में हमारे पास आ जाता है। अब इनपुट में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे कि FK है ये हमारे पास जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे इनपुट लिखते होते हैं, ठीक है, इनपुट लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है मॉडल के अंदर, रिसर्च मॉडल के अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको फिर हम यहाँ पे टारगेट रोल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट भी है और मीडिएटर भी है तो इसका मतलब है हम फिर बोथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये वाला पोर्शन है मतलब कि वेरिएबल व्यू का है ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा व्यू, ठीक है। ये आपकी डेटा पुटिंग है, ठीक है। आपने वेरिएबल्स को आइटम वाइज आपने उसकी कोडिंग कर ली, ठीक है, और इसके बाद आपने इसमें पुटिंग करना है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप डेटा व्यू में देखें तो ये कॉलम वाइज है जेंडर, ठीक है, और केस जो है ये रो वाइज है। तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ईयर है उसमें अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन ईयर 1 में जेंडर हमारे पास फीमेल है और ये 29 से 39 है। तो आपने सिंपली करना क्या है, फीमेल के लिए हमने वैल्यू कौन सी दी थी, 2 की वैल्यू दी थी, ठीक है, 2। तो आपने यहाँ पे 2 की वैल्यू लिख ली। इसी तरीके से आपने ये तमाम जो है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको 1 2, तो यहाँ पे भी आपने इसको 2 की वैल्यू दी होगी, ठीक है, देनी है। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन ईयर के ऊपर, यहाँ पे आप 3 वैल्यू दे देंगे डेटा के अंदर, यहाँ पे फिर आप जो है 1 दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे अब हमने चुनाचे वैल्यू वहां पे पुट नहीं की 3, ठीक है, फिर इसके बाद 2, ठीक है, ये हमारे पास
एफ के का अगर आप यहाँ पे देखें, एफ के का यहाँ पे सेकंड में अगर हम देखें तो एफ के का 4 है, एफ के 1 का 4, एफ के 2 का 4 और बाकी एफ के 3, 4, 5 का 5 है। तो आपने करना क्या है, सिंपली एफ के 1 का 4 वैल्यू, ठीक है 4, एफ के 1 का 4, एफ के 2 का 4, फिर इसका 5 और ये भी 5। इसी तरीके से आपने फिर देखना है यहाँ पे इसका क्या है 5, 3, 4, 4, 3, यानी एफ एस का 1 का क्या है 5 है, फिर 3 है 2 का, फिर एफ एस 3 का कितना है 4 है, फिर एफ एस 4 का यानी एफ और एस 4 का कितना है 4 है और फिर 3 है। तो आपने इसी तरीके से इसकी पुटिंग करनी है 5, 3, 4, 4, 3, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसकी पुटिंग, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन या जो डेटा कलेक्ट किया उसको आपने लिख लेना है, फिर थर्ड का इस तरह से पुटिंग करनी है, फोर्थ का इस तरह से पुटिंग करनी है, फिफ्थ का इस तरह से पुटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, जो आपके पास हार्ड फॉर्म में डेटा है या जो आपके पास अभी तक डेटा शीट नहीं बनी, आप उसको SPSS के अंदर जनरेट कर लेंगे और तमाम डेटा को आप पुट कर लेंगे इजी वे से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम जो है वो डिस्कस करेंगे फर्दर जो हमारे पास एनालिसिस है उसको।